हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपको इलेक्ट्रोडायनेमिक सेकंड पेपर पढ़ाऊंगी इसमें थर्ड सेमेस्टर में। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स क्या होती है पहले अपन वो देखेंगे। हमें पता है कि हमारी जो इलेक्ट्रॉनिक्स होती है उसमें दो तरह की डायनेमिक्स चलती है, एक तो आपके स्टैटिक्स और एक डायनेमिक। जो भी आपकी इलेक्ट्रिसिटी है वो दो टाइप की होती है, एक तो स्टैटिक्स और एक डायनेमिक्स। स्टैटिक्स में क्या होता है, अगर आपका चार्ज स्टेबल है, वेलोसिटी ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी अगर जीरो है तो चार्ज क्या है, स्टेबल। इस स्थिति में आपके पास हमेशा स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। क्या प्रोड्यूस होता है, स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड। और जो फील्ड लाइंस होती हैं वो हमेशा स्ट्रेट लाइन और पैरेलल होती है, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर। कब होगा ये, अगर आपका चार्ज मोशन नहीं कर रहा है, ये इधर पॉजिटिव चार्जेस हैं इधर नेगेटिव चार्जेस हैं, अगर इस तरह से आपने चार्जेस रखे हैं तो हमेशा P2N आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा। ठीक है, इस स्थिति में आपका एक्सेलरेशन भी जीरो होता है और लगने वाला फोर्स F = ma वो भी क्या होगा, जीरो। तो ना तो कोई वेलोसिटी है, ना कोई एक्सेलरेशन है, ना कोई फोर्स है, तो जो फील्ड प्रोड्यूस होगा वो कौन सा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। डायनेमिक्स में क्या होता है, अब हमारा चार्ज मोशन करेगा। अगर आपका चार्ज मोशन कर रहा है तो दो तरह की कंडीशन हो सकती है, या तो वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करे या फिर किसी वेरिएबल वेलोसिटी से मूव करे। अगर इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है तो वापस क्या होगा, एक्सेलरेशन तो जीरो होगा, लगने वाला फोर्स भी क्या होगा, जीरो। इस स्थिति में हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। ठीक है, और जो फील्ड लाइंस होती है वो कैसी होती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा N से S की ओर होती है। तो इस स्थिति में तो हमारे पास स्ट्रेट लाइन थी और यहां पर कैसी लाइंस होंगी, सर्कुलर। ठीक है, लेकिन अगर आपका चार्ज कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव नहीं कर रहा है तो इस स्थिति में इसके पास क्या होगा, एक्सेलरेशन भी होगा। अब एक्सेलरेशन जीरो नहीं होगा और चार्ज पर फोर्स भी लगेगा, फोर्स भी नॉट इक्वल टू जीरो। तो इस स्थिति में आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस मैग्नेटिक फील्ड प्लस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकलती है। ठीक है, तो फिजिक्स की ये ब्रांच जिसमें आप स्टैटिक इलेक्ट्रॉन्स के बारे में पढ़ते हो, जिसमें आपके इलेक्ट्रॉन्स मोशन नहीं कर रहे हैं, वो तो कौन सी होगी, स्टैटिस्टिक्स या स्टैटिक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, तो यहाँ पर तो इसे कहते हैं हम स्थिर वैद्युतिकी, ये हमने 12th क्लास में पढ़ा है। इसे बोलते हैं हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स हम बीएससी फर्स्ट ईयर में पढ़ते हैं। और ये वाली जिसमें आपके इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, मैग्नेटिक फील्ड भी है और साथ में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। वेव्स कैसी होती है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होती है, जिसे हम EM वेव्स कहते हैं। ठीक है, इस फिजिक्स की ब्रांच को हम कहते हैं इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। तो MSc में हमें क्या पढ़ना है, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, जिसमें तीनों चीजें साथ में चलेंगी। ठीक है, अब अपन फर्स्ट चैप्टर देखते हैं, फर्स्ट यूनिट, वो आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को ही एक्सप्लेन करती है। तो सबसे पहले प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है, अगर आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है X डायरेक्शन में, Y डायरेक्शन में हमने मैग्नेटिक फील्ड ले लिया, तो आपको पता है Z डायरेक्शन में वेव्स प्रोपेगेट होंगी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स वेव तीन तरह की नेचर रखती है, एक तो होती है आपकी ट्रांसवर्स, सेकंड लीनियर और थर्ड सर्कुलर। ट्रांसवर्स का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और वेव प्रोपेगेशन कांस्टेंट के तीनों एक दूसरे के हमेशा क्या होंगे, परपेंडिकुलर।
ठीक है, ये इसकी कौन सी प्रॉपर्टी है, ट्रांसवर्स। लीनियर प्रॉपर्टी क्या है कि जो भी आपकी वेव है वो हमेशा एक ही डायरेक्शन में जा रही है। जो इसका प्रोपेगेशन कांस्टेंट है, अगर ये एक्स वाई है तो प्रोपेगेशन कांस्टेंट किधर होगा, जेड डायरेक्शन में। तो ये इसकी लीनियरिटी प्रॉपर्टी है, दैट इज वन डायरेक्शन। और नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है इसकी, सर्कुलर। सर्कुलर आपको दिख रही है, ये हमेशा हेलिक्स पाथ या सर्कुलर पाथ में ही फ्लो होगी। तो ये इसका जो पाथ है वो हमेशा कैसा लेंगे हम, सर्कुलर। ठीक है, ये इसकी 3 प्रॉपर्टी हो गई बेसिक। अब हम मैक्सवेल को जानते। मैक्सवेल नामक साइंटिस्ट ने सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में रिलेशन बताने वाली कुछ इक्वेशंस दी थी, जिन्हें हम क्या कहते हैं, मैक्सवेल इक्वेशन। तो यहाँ पर ले रहे हम फर्स्ट टॉपिक, मैक्सवेल्स इक्वेशंस एंड कॉन्स्टिट्यूटिव रिलेशंस। ये सब हमने बीएससी में पढ़ा हुआ है, थोड़ा सा रिवाइज ही कर रहे हैं हम। मैक्सवेल की फर्स्ट इक्वेशन क्या कहती है आपको, फर्स्ट इक्वेशन है डेल डॉट ई इज इक्वल टू रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, यहां से हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, डेल डॉट एप्सिलॉन नॉट इंटू ई वैक्टर और ये आपका रो। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, डेल डॉट डी वैक्टर इज इक्वल टू रो। इसको दे दिए हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर आपको पता है सेकंड मैक्सवेल इक्वेशन क्या है, डेल डॉट बी इज इक्वल टू 0। ये तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड में रिलेशन बता रही है, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड को शो कर रही है। थर्ड इक्वेशन क्या होती है, डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल बी वैक्टर अपॉन डेल टी। इक्वेशन सेकंड एंड इक्वेशन थर्ड। अब इस इक्वेशन सेकंड को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, बी वेक्टर आप सभी को पता है, क्योंकि बी इज इक्वल टू क्या होता है, म्यू नॉट एच वेक्टर होता है। तो हम इसको एच की टर्म में भी लिख सकते हैं। मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, डेल डॉट एच, और ये म्यू तो वापस 0 में चल जाएगा, तो हम इसका सेकंड फॉर्म ऐसे भी जानते हैं। ठीक है, सिमिलरली डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू माइनस डेल बी अपॉन डेल टी में अगर यहाँ भी हम चाहें तो इसको किसकी टर्म में व्यक्त कर सकते हैं, डी और एच की टर्म में। कैसे, देखिए, डेल क्रॉस ई वेक्टर को हमें डी लिखना है, तो आप ये रिलेशन जानते हो, चूंकि डी वेक्टर इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ई वेक्टर, तो ई को क्या लिख दें हम, डी वेक्टर अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल बी अपॉन डेल टी। ठीक है, और यहां से इस बी को भी क्या लिख सकते हैं हम, म्यू एच की टर्म में। तो ये आपका क्या हो जाएगा, डेल क्रॉस डी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ऑफ एप्सिलॉन नॉट डेल बाय डेल टी ऑफ बी वेक्टर। बी को भी क्या लिख लिया हमने, म्यू नॉट एच, तो म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डेल एच अपॉन डेल टी, और इधर से क्या होगा आपके पास, डेल क्रॉस डी वेक्टर। ये हमारा डी और एच की टर्म में थर्ड इक्वेशन। हम क्या कर रहे हैं, चूंकि हम जानते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड बी, हम इसको म्यू नॉट एच भी लिख सकते हैं और डी वेक्टर को हम एप्सिलॉन नॉट ई भी लिख सकते हैं। तो जो भी आपकी मैक्सवेल्स इक्वेशंस हैं उन सबको आपने किसकी टर्म में व्यक्त कर दिया, डी और एच की टर्म में। मतलब बी और ई से अब हम डी और एच पर आ गए। सिमिलरली फोर्थ मैक्सवेल इक्वेशन क्या जानते हो आप, डेल क्रॉस एच इज इक्वल टू, डेल क्रॉस एच इज इक्वल टू क्या होता है, पहले बी को देख लेते हैं। बी वाली आप जानते हो, डेल क्रॉस बी इज इक्वल टू म्यू नॉट जे प्लस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डेल ई वेक्टर अपॉन डेल टी। ठीक है, अब मैं इसको भी वापस वैसे ही कन्वर्ट कर रही हूँ, तो मैं यहाँ से म्यू नॉट कॉमन लेके इधर डिवाइड कर देती हूँ, डेल क्रॉस बी वेक्टर अपॉन म्यू नॉट इज इक्वल टू, इधर से आपके पास जे वेक्टर प्लस यहाँ से क्या रहेगा, डेल बाय डेल टी ऑफ एप्सिलॉन नॉट ई वेक्टर। ठीक है, फिर आप जानते हो इसको हम क्या लिख सकते हैं, डेल क्रॉस
b अपॉन म्यू नॉट वापस क्या बन जाएगा, h वेक्टर इज इक्वल टू j वेक्टर प्लस डेल बाय डेल टी ऑफ एप्सिलॉन नॉट e को क्या लिख सकते हैं हम, d वेक्टर। ये आपकी फोर्थ मैक्सवेल इक्वेशन है। तो जो पहले आप b और e की टर्म में जानते थे उन्हीं को हमने d और h की टर्म में कन्वर्ट किया है, बाकी काम सेम ही है। ठीक है, दो रिलेशन आपको याद रखने, b इज इक्वल टू म्यू नॉट h आपको पता ही है, और d इज इक्वल टू क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट e। जो काम वहां पर b करता है वो यहाँ d है, और जो काम वहां h कर रहा है वो यहाँ पर किसका है, e का। ठीक है, इनको भी देख लेते हैं एक बार पैरामीटर्स को। यहाँ जो e वेक्टर है वो कोऑर्डिनेट है एक तो पोजीशन वेक्टर का और एक टाइम r वेक्टर और t वेक्टर का। क्या नाम देंगे हम इसे, इसे बोलते हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, जिसे आप इलेक्ट्रिक फील्ड के नाम से जानते हो, और यूनिट क्या होती है इसकी, वोल्ट पर मीटर। सिमिलरली नेक्स्ट है b वेक्टर, इसको हम, ये भी पोजीशन का और टाइम दोनों का कोऑर्डिनेट है, इसको बोलते हैं हम मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी, या इसको मैग्नेटिक इंडक्शन भी बोलते हैं, जिसे आप चुंबकीय प्रेरण बोलते थे। ठीक है, इसकी यूनिट क्या होती है, इसकी यूनिट होती है वेबर पर मीटर स्क्वायर। और नेक्स्ट क्या है, एच वेक्टर। एच वेक्टर भी आपका पोजीशन और टाइम पे डिपेंडेंट है, इसको बोलते हैं हम मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। ठीक है, इसकी यूनिट क्या होती है मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ की, एम्पियर पर मीटर। नेक्स्ट और इसमें क्या क्या आ रही है, डी वेक्टर आ रहा है, ये भी आपका पोजीशन और टाइम का कोऑर्डिनेट है, इसे बोलते हैं हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक है, इसकी यूनिट क्या होगी आपके पास, इसकी यूनिट हम चाहें तो कैलकुलेट करके देख सकते हैं, d इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट e वेक्टर होता है। एप्सिलॉन नॉट की जो यूनिट होती है वो होती है मीटर स्क्वायर अपॉन न्यूटन इनटू कूलम, और जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है इसकी यूनिट क्या लिखी है आपने, वोल्ट पर मीटर। मीटर से मीटर कैंसिल, तो इसकी यूनिट ये हो जाएगी आपके पास मीटर इंटू वोल्ट न्यूटन कूलम। ठीक है, इसके अलावा और क्या बच रहा है आपके पास, रो, चार्ज डेंसिटी रो। रो भी आपके पास पोजीशन और टाइम का कोऑर्डिनेट है। क्या है ये, चार्ज डेंसिटी। तो डेंसिटी मतलब पर यूनिट वॉल्यूम और चार्ज का कूलम, तो इसका क्या हो जाएगा, कूलम पर मीटर क्यूब। और लास्ट जे वेक्टर आ रहा है इसमें, जे वेक्टर कौन है, जे वेक्टर है आपकी करंट डेंसिटी। इसकी यूनिट क्या होगी करंट की, एम्पियर पर मीटर क्यूब। ठीक है, यूनिट्स जैसे आपने पढ़ी है वैसे ही लिखिए। अब यहाँ पर हमें क्या लेना था, एक तो मैक्सवेल इक्वेशन वो आपने देख ली चारों कौन कौन सी होती है, हम पहले से B और E की टर्म में जानते हैं, अभी हमने D और H की टर्म में देखी है। इसके अलावा हमें इसमें कंस्टिट्यूटिव रिलेशन को प्रूफ करना है। कंस्टिट्यूटिव रिलेशन क्या होते हैं, चार्ज कंजर्वेशन इक्वेशन को जानते हो आप, जिसे हम सांतत्य समीकरण कहते थे पहले, तो अभी हम वो निकालते हैं। यहां से हम क्या कर रहे हैं, इक्वेशन फोर्थ का डाइवर्जेंस लेते हैं, टेकिंग डाइवर्जेंस ऑफ इक्वेशन 4। तो क्या होगा, डेल डॉट डेल क्रॉस H इज इक्वल टू, यहां से क्या होगा, डेल डॉट J प्लस डेल बाय डेल टी ऑफ डेल डॉट डी वेक्टर। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब ये आप बचपन से जानते हो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स से कि किसी भी वेक्टर क्वांटिटी के कर्ल का डाइवर्जेंस हमेशा क्या होता है, जीरो। दैट इज डेल डॉट डेल क्रॉस H
इज ऑलवेज जीरो, ये तो प्रॉपर्टी है। अगर ये वैल्यू यहाँ सब्सटीट्यूट करते हैं तो जीरो इज इक्वल टू डेल डॉट जे प्लस डेल बाय डेल टी ऑफ डेल डॉट डी वेक्टर। और आज ही हमने अभी फर्स्ट इक्वेशन से देखा था मैक्सवेल की कि डेल डॉट डी वेक्टर किसके इक्वल है, रो के। तो यहां से इसको क्या लिख सकते हैं हम, डेल डॉट जे प्लस डेल बाय डेल टी ऑफ रो इज इक्वल टू जीरो। क्या जानते हो आप लोग इस इक्वेशन को, कौन सी इक्वेशन है ये, कंटिन्यूटी इक्वेशन, संतत्य समीकरण जिसे हम कहते थे। इक्वेशन दे देते हैं इसे 5। लेकिन हमें इससे क्या प्रूफ करना है, इस इक्वेशन का फिजिकल सिग्निफिकेंस है कि टोटल चार्ज हमेशा कंजर्व रहता है। तो कैसे रहता है देखते हैं। यहां से मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, डेल डॉट जे इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल रो अपॉन डेल टी। ठीक है, अब हम इसका क्या करते हैं, वॉल्यूम इंटीग्रल ले लेते हैं, टेकिंग वॉल्यूम इंटीग्रल बोथ साइड्स। तो आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ डेल डॉट जे और इसको क्या लिख सकते हो आप, डीवी इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल बाय डेल टी इंटीग्रेशन ऑफ रो डीवी, ऐसे लिख सकते हैं। अब आपको पता है ये कौन सी है, गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम से क्या होता है, किसी भी वेक्टर क्वांटिटी के डाइवर्जेंस का वॉल्यूम इंटीग्रल किसके बराबर होता है, उसी वेक्टर क्वांटिटी के सरफेस इंटीग्रल के बराबर होता है। ठीक है, ये हम जानते हैं प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर मैं इस गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम को सब्स्टिट्यूट कर सकती हूँ। तो टोटल इंटीग्रेशन ऑफ जे डॉट डी एस इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल बाय डेल टी और इंटीग्रेशन ऑफ रो डीवी, इसको भी हम कुछ लिख सकते हैं, देखते हैं क्या लिख सकते हैं। रो क्या है, चार्ज डेंसिटी है, चार्ज डेंसिटी टोटल चार्ज इन पर यूनिट वॉल्यूम, तो रो डीवी क्या हो जाएगा, डेल क्यू के बराबर हो जाएगा। और इंटीग्रेशन है तो टोटल चार्ज हो जाएगा, तो मैं इसको डायरेक्ट लिख दूं, टोटल चार्ज क्यू। ठीक है, रो डीवी आप जानते हो ये क्या है, ये चार्ज ही बनेगा यहाँ से। रो डीवी किसके इक्वल होगा, चार्ज के। और डेल क्यू को इंटीग्रेशन करेंगे तो वो क्या बनेगा, टोटल चार्ज क्यू। और यहाँ से इधर लेफ्ट साइड में क्या है, जे डॉट डी एस। अब जे डॉट डी एस किसको शो कर रहा है, ये आपके करंट डेंसिटी को शो कर रहा है। तो आपको पता है किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में टोटल सम ऑफ करंट्स, जितनी आने वाली धाराएं होती है उतनी जाने वाली धाराएं होती है। तो धाराओं का जो बीजगणितीय योगफल है वो हमेशा क्या होता है, जीरो। अगर धाराओं का बीजगणितीय योगफल जीरो होता है तो करंट डेंसिटी समीशन जे भी क्या होगा, जीरो। तो इस स्थिति में टोटल इंटीग्रेशन ऑफ जे डॉट डी एस, किसी सरफेस पर धाराओं का कुल योग हमेशा क्या होगा, जीरो। अगर ये जीरो होगा तो फ्रॉम इक्वेशन 6 से क्या होगा, माइनस ऑफ डेल क्यू अपॉन डेल टी इज इक्वल टू जीरो, डेल क्यू अपॉन डेल टी इज इक्वल टू जीरो। तो कौन सी राशि का अवकलन जीरो होता है, जो हमेशा क्या हो, कांस्टेंट हो, दैट इज कंजर्व हो। तो यहां से हमने प्रूफ कर दिया कि चार्ज हमेशा क्या रहता है, कंजर्व। तो कंटिन्यूटी इक्वेशन आपकी ये रही, और इससे आपने क्या प्रूफ कर दिया कि टोटल चार्ज हमेशा क्या रहेगा, कंजर्व। ये इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस है। ठीक है, अब हम देखेंगे प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अगर फ्री मीडियम में प्रोपिगेट होगी तो क्या होगा। ये टॉपिक तो फिनिश हो गया। ठीक है, ईएम वेव इन फ्री मीडियम, अगर आपका मीडियम फ्री है तो ऐसे मीडियम में चार्ज Q जीरो होता है तो करंट I भी जीरो होगा, तो चार्ज डेंसिटी रो भी क्या होगी, जीरो, और करंट डेंसिटी J भी क्या होगी, जीरो। तो फिर इस कंडीशन में मैक्सवेल्स इक्वेशंस क्या होंगी, मैक्सवेल्स इक्वेशंस इन फ्री मीडियम। देखिए
मैक्सवेल इक्वेशंस को अब आप क्या लिखोगे, आप फर्स्ट मैक्सवेल इक्वेशन जानते हो, डेल डॉट ई इज इक्वल टू रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट, फ्री मीडियम में रो क्या होगा, जीरो, तो डेल डॉट ई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, जीरो। सेकेंड मैक्सवेल इक्वेशन, डेल डॉट बी इज इक्वल टू जीरो। थर्ड मैक्सवेल इक्वेशन, डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल बी वेक्टर अपॉन डेल टी। और फोर्थ मैक्सवेल इक्वेशन को क्या जानते हैं, डेल क्रॉस बी इज इक्वल टू म्यू नॉट जे, जे तो जीरो है फ्री मीडियम में, फिर लास्ट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डेल ई वेक्टर अपॉन डेल टी। ठीक है, तो ये हमारी चार मैक्सवेल इक्वेशन हो गई अगर मीडियम फ्री है, चार्ज फ्री है, इन चार्ज फ्री मीडियम। ठीक है, तो ऐसे मीडियम में आपको प्रूफ करना है कि जो वेलोसिटी ऑफ ईएम वेव होगी वो प्रकाश की वेलोसिटी ऑफ लाइट के इक्वल होगी। तो कैसे देखते हैं, सबसे पहले हम इक्वेशन थर्ड का कर्ल लेते हैं, टेकिंग कर्ल ऑफ इक्वेशन थर्ड क्या होगा, डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल बाय डेल टी, और इधर से क्या लिख सकते हैं, डेल क्रॉस बी। कुछ नहीं किया, इक्वेशन थर्ड का कर्ल लिया है। अब आपको पता है डेल क्रॉस ई किसी वेक्टर क्वांटिटी के कर्ल का कर्ल, प्रॉपर्टी क्या होती है, ये इसको खोल लेते हैं हम, ये इक्वल होता है डेल डॉट ई माइनस ऑफ डेल स्क्वायर ई के। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर रही हूँ मैं, डेल डॉट ई माइनस ऑफ डेल स्क्वायर ई इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल बाय डेल टी, और इधर से डेल क्रॉस बी। अब डेल डॉट ई तो इक्वेशन फर्स्ट से जीरो हो जाएगा, और डेल क्रॉस बी को हम क्या लिख सकते हैं, इक्वेशन 4 से वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो पुट फर्स्ट एंड 4, ये तो आपका हो गया जीरो, माइनस ऑफ डेल स्क्वायर ई इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल बाय डेल टी, और ये डेल क्रॉस बी क्या लिख सकते हैं, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डेल ई अपॉन डेल टी। तो ये क्या होगा, माइनस ऑफ डेल स्क्वायर ई इज इक्वल टू माइनस ऑफ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डेल टू ई अपॉन डेल टी स्क्वायर। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल हो रहा है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, डेल स्क्वायर ई इज इक्वल टू म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डेल टू ई अपॉन डेल टी स्क्वायर। इसको दे देते हैं हम इक्वेशन नंबर 5। ठीक है, ये तो हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। सेम काम हमें किसके लिए करना है, मैग्नेटिक फील्ड के लिए। तो वापस हम इक्वेशन 4 का कर्ल लेंगे, टेकिंग कर्ल ऑफ इक्वेशन 4। ठीक है, तो यहां से इसका कर्ल लेंगे आप, डेल क्रॉस बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डेल बाय डेल टी, और इसको क्या लिख सकते हैं, डेल क्रॉस ई। ठीक है, फिर वापस इसको हम खोलेंगे, तो ये क्या बनेगा, डेल डॉट बी माइनस ऑफ डेल स्क्वायर बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डेल बाय डेल टी और डेल क्रॉस ई। अब वापस वैल्यूज पुट करेंगे हम, डेल डॉट बी तो इक्वेशन सेकंड से जीरो हो रहा है, और इसकी वैल्यू थर्ड से पुट कर सकते हैं। तो पुट इक्वेशन नंबर सेकंड एंड थर्ड, ये तो जीरो माइनस ऑफ डेल स्क्वायर बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डेल बाय डेल टी, और इधर से क्या होगा, डेल क्रॉस ई, इसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस ऑफ डेल बी अपॉन डेल टी के। ठीक है, इसको वापस हम कैसे लिख सकते हैं, माइनस से तो कैंसिल हो गया, डेल स्क्वायर बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डेल बाय डेल टी, डेल टू डेल टी स्क्वायर एंड डेल बी। इक्वेशन नंबर 6। अब हम क्या करेंगे,
इक्वेशन 5 और इक्वेशन 6 को कंपेयर करेंगे एक वेव इक्वेशन से। कंपेयरिंग इक्वेशन 5 एंड 6 विद अ वेव इक्वेशन, जो कि आप जानते हो पहले से। क्या जानते हो आप? अगर मेरे पास ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की जगह कोई भी वेव हो तो हम जनरल इक्वेशन क्या लिखेंगे? डेल स्क्वायर शाई इज इक्वल टू, इधर क्या होगा 1 अपॉन वी स्क्वायर, यहाँ वेलोसिटी आती है, और डेल 2 अपॉन डेल टी स्क्वायर ऑफ शाई। ये कोई प्लेन वेव इक्वेशन है। तो जब आप इन दोनों को कंपेयर करोगे तो आप देखोगे शाई की जगह यहाँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड है और वहाँ मैग्नेटिक फील्ड है, बट जो वेलोसिटी है 1 अपॉन वी स्क्वायर वो किसके इक्वल है? म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से v का हमने रूट ले लिया। फिर आप जानते हो कि k इज इक्वल टू क्या होता है? 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होगी? 1 अपॉन 4 पाई k। ये वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देते हैं तो v इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट म्यू नॉट, और एप्सिलॉन नॉट का मान कितना हो जाएगा? 1 अपॉन 4 पाई k। फिर आपको पता है म्यू नॉट को हम क्या लिख सकते हैं? म्यू नॉट की वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10 टू द पावर माइनस 7, और ये आपका 1 अपॉन 4 पाई k। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, ये आपका k को हम ऊपर ले जाके क्या लिख सकते हैं? 9 इंटू 10 टू द पावर 9, और ये नीचे 10 टू द पावर माइनस 7। ये ऊपर कितना बचेगा? 10 टू द पावर 2, तो इसको क्या लिख सकते हैं? 3 इंटू 10 टू द पावर ऊपर जाके 16 रूट से बाहर आके 8 मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी ऑफ लाइट के इक्वल हो गया ये। जब आपका मीडियम कैसा है? चार्ज फ्री है, तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपेगेट हो रही है उसकी वेलोसिटी किसके इक्वल हो जाएगी? वेलोसिटी ऑफ लाइट के इक्वल। ठीक है, यहाँ से हम इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कैलकुलेट कर सकते हैं। मीडियम का अगर मीडियम आइसोट्रोपिक या एनाइसोट्रोपिक है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n इज इक्वल टू रेशियो क्या होता है? c बाई वी। c क्या होगा? यहाँ से देखते हैं फॉर्मूले से। अगर ये मीडियम फ्री है तो ये v ही किसके इक्वल होगा? c के। तो c क्या होगा? 1 अपॉन रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। और वेलोसिटी अगर मीडियम की बात करें तो मीडियम में क्या हो जाएगी? रूट म्यू एप्सिलॉन, तो अंडर रूट ऑफ म्यू अपॉन म्यू नॉट, और इधर से एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। उसको हम क्या लिख सकते हैं? n इज इक्वल टू रूट ओवर म्यू आर, और ये एप्सिलॉन आर। ये आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। ठीक है, ये हमारा प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का नेचर हो गया कि अगर वो किसी मीडियम में प्रोपेगेट हो रही है तो उसकी वेलोसिटी कैसी होगी? वेलोसिटी ऑफ लाइट के इक्वल। और ऐसे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा? म्यू आर इंटू एप्सिलॉन आर का अंडर रूट। ठीक है, इसके अलावा कुछ और कंस्टिट्यूटिव रिलेशंस भी हैं, उनको भी एक मिनट देख लेते हैं हम। और क्या क्या है इस चैप्टर में? सम कंस्टिट्यूटिव रिलेशंस। अगर आपका मीडियम फ्री है, चार्ज फ्री है, तो सबसे पहले तो हम ये रिलेशन जानते हैं कि B इज इक्वल टू क्या होता है? म्यू नॉट H, और सेकंड हम जानते हैं D इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट E वेक्टर। तो अगर आपका मीडियम चार्ज फ्री है तो ऐसे मीडियम में D वेक्टर और E वेक्टर हमेशा एक दूसरे के क्या होंगे? पैरेलल। परमिटिविटी, ये भी कैसी क्वांटिटी है? स्केलर। कब है ये स्केलर? जब आपका मीडियम कैसा होगा? आइसोट्रोपिक। ठीक है, साथ में m वेक्टर क्या है? यहाँ पर m वेक्टर है आपका मैग्नेटिक पोलराइजेशन वेक्टर, और p वेक्टर क्या है आपका? इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन
वेक्टर, ठीक है। जो आपका m वेक्टर है, मैग्नेटिक पोलराइजेशन वेक्टर, इससे बोलते हैं हम m इज इक्वल टू m अपॉन पर वॉल्यूम, दैट इज मैग्नेटिक मोमेंट प्रोड्यूस्ड इन पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। इकाई आयतन में आपका कितना मैग्नेटिक मोमेंट इंड्यूस हुआ है उसको बताता है ये मैग्नेटिक पोलराइजेशन वेक्टर। और ये म्यू नॉट एच के साथ जब मिल जाता है तो बी वेक्टर टोटल होता है आइसोट्रॉपिक मीडियम में, और अगर आपका मीडियम चार्ज फ्री है तो एम हट जाएगा, ठीक है। सिमिलरली जो आपका पी है वो क्या है, इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन वेक्टर, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, पी वेक्टर को, ये होता है डाइपोल मोमेंट इंड्यूस्ड इन पर यूनिट वॉल्यूम, इकाई आयतन में आपका कितना डाइपोल मोमेंट इंड्यूस हुआ है, इंड्यूस्ड इन पर यूनिट वॉल्यूम। तो जो काम आपका मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटिक पोलराइजेशन वेक्टर कर रहा है वही काम आपका इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन वेक्टर कर रहा है। यहाँ पर हम m मैग्नेटिक मोमेंट की बात करते हैं, यहाँ पर हम p डाइपोल मोमेंट की बात करते हैं। होता क्या है, डाइपोल मोमेंट किसी एक ध्रुव पर चार्ज इनटू बीच की डिस्टेंस, ऐसे यहाँ पर किसी एक पोल पर पोलरिटी इनटू बीच की डिस्टेंस आपकी क्या होगी, मैग्नेटिक मोमेंट। ये तो कब हुआ, ये है आपका जब मीडियम आपका फ्री है। ये आपका कौन से मीडियम में बात कर रहे हैं हम, आइसोट्रॉपिक मीडियम में। इन बी और डी के रिलेशंस को ही क्या कहते हैं हम, कॉन्स्टिट्यूटिव रिलेशंस। एक और लास्ट देख लेते हैं हम, एनाइसोट्रॉपिक अगर मीडियम है तो क्या होगा, थर्ड, इन एनाइसोट्रॉपिक मीडियम। एनाइसोट्रॉपिक मीडियम कैसा होता है, जिसमें आपके इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शंस एक्स, वाई और जेड तीनों डायरेक्शन में अलग अलग है, जबकि आइसोट्रॉपिक में क्या होती है, तीनों डायरेक्शन में सेम होती है। तो इस स्थिति में बी का मान तो होगा आपके पास म्यू एच के, यहाँ म्यू नॉट नहीं है, म्यू एच है। सिमिलरली डी वेक्टर एप्सिलॉन ई के बराबर होगा। अब यहाँ पर आपको याद रखना है कि म्यू एंड ई यहाँ पर तो क्या थे, स्केलर थे, पर यहाँ पर क्या है, म्यू तो आपका कहलाता है परमीएबिलिटी टेंसर, अब ये टेंसर फॉर्म रखते हैं इसमें, और एप्सिलॉन परमिटिविटी टेंसर। टेंसर क्या होता है, अगर आपके पास 3 से ज़्यादा कंपोनेंट है, जैसे 9, 16, 32, अगर 3 से ज़्यादा कंपोनेंट है तो उस स्थिति को क्या कहते हैं हम, टेंसर फॉर्म। कैसे देखते हैं, इस स्थिति में जो आपका E होगा वो इस तरह से होगा, EX, EY, EZ 0, 0, 0। ये इसके टोटल कितने कंपोनेंट हो गए, 9, इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, टेंसर फॉर्म, ठीक है। ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये आपका वही मैग्नेटिक फील्ड है, ये H आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है, और D आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। ये आपके कॉन्स्टिट्यूटिव रिलेशंस है, ठीक है। अगर आपके पास इसमें भी 2 केस चलते हैं, क्यूबिक क्रिस्टल है, क्यूबिक क्रिस्टल होगा तो EX इज इक्वल टू EY इज इक्वल टू EZ होगा, और इस स्थिति में DX, DY एंड DZ हमेशा क्या होंगे, पैरेलल होंगे, सब एक दूसरे के पैरेलल। अगर आपका क्रिस्टल यूनिएक्सियल है तो कोई भी 2 एक्सिस सेम होंगी, जैसे EX इज इक्वल टू EY होगा बट नॉट इक्वल टू EZ होगा। तो डिपेंड करता है क्रिस्टल कैसा है, ठीक है। थैंक यू।